हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हम रिवीजन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारी सेकंड यूनिट है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है 2.1, उसके बारे में हम रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं भाई आपके। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियरल इन मैनेजर्स वे। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? विस्तृत और सामान्य जो मार्गदर्शक होते हैं भाई, जो क्या करते हैं, प्रबंधकों के व्यवहार में निर्णय लेने में उनकी सहायता करते हैं भाई आपके। ठीक है। उसके बाद ये क्या किए जाते हैं? यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, विश्वव्यापक प्रकृति के होते हैं, इनको हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग है भाई आपका। उसके बाद क्या कहते हैं, आप जे.आर. टेरी के अनुसार देख सकते हो, आपका प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट इन अवर ट्रूथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू फ्रॉम द एक्शन भी, कि जो पर सिद्धांत हैं वो क्या है, एक आधारभूत सत्य हैं भाई, आधारभूत विवरण या सत्य हैं, जो क्या करते हैं, किसी कार्य को करने का जो है मार्गदर्शन करते हैं भाई। किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। या एडविन बी फिलिपो के अनुसार बताते हैं, ये कारण और परिणाम का संबंध बताते हैं भाई आपका। ठीक है। उसके बाद है हमारा किसकी फीचर्स क्या क्या है भाई। इसकी फीचर्स में दिया गया है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भाई, विश्वव्यापकता लागू। इसको मतलब हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नॉन बिजनेस का क्षेत्र हो, समान रूप से हर क्षेत्र में इसको लागू किया जा सकता है भाई। ऑल बिजनेस में भी आपकी, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट हुई, चाहे आपकी एजुकेशन हुई, चाहे आपकी गवर्नमेंट ऑफिस हुई, चाहे प्लेग्राउंड हुआ, चाहे एग्रीकल्चर हुआ, चाहे फॉर्म हुआ, चाहे आर्मी हुआ, चाहे क्लब हुआ, चाहे कोई भी क्षेत्र हुआ, हर क्षेत्र में इसको समान रूप से लागू किया जा सकता है भाई। सेकंड है जनरल गाइडेंस भी, सामान्य मार्गदर्शक भी। क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, भौतिक और रसायन शास्त्र है, उनकी भांति ये कठोर नहीं है भाई आपकी। क्या होते हैं, ये बहुत क्लियर और डिफाइन होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांत। लेकिन ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको आसानी से किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली, इनको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता भाई। प्रमोट बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस भाई, इनको किसके द्वारा, मतलब अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है भाई, ताकि जो भी हमारे सामने समस्या है उसका हम आसानी से समाधान सोल्व कर सकें भाई। तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा इन सिद्धांतों को बनाया गया है भाई आपका। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इनमें क्या होती है, लोचशीलता होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी एग्जिस्ट टुडे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ भी, अंतिम सत्य के रूप में क्या होते हैं, ये लागू होते हैं। इनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, जो किसी भी स्थान में लागू कर सकते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। और इनमें क्या होती है, लोचशीलता होती है। ठीक है, बदला जा सकता है इनको समय के अनुसार, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है अभी। मेनली बिहेवियर, ये मुख्य रूप से क्या है, व्यवहार में आने वाले होते हैं, क्योंकि संगठन में जो का लेवल होता है उसमें मानव शक्ति जो काम करते हैं उनके संबंध आपस में अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं हमने। तो क्या करना होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जो मुख्य रूप से हम व्यवहार में लेके आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, वही कारण और परिणाम का संबंध बताते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट भी, कारण और परिणाम का क्या है, संबंध स्थापित करते हैं भाई। ये बताते हैं कि व्हाट अल्टीमेट कम्स विल बी इन द पार्टिकुलर सिचुएशन भी, कि विशेष स्थिति में क्या होगा, एंड व्हाट डन इज पार्टिकुलर में, किस प्रकार से उस कार्य को हमने करना है भाई। कंटिजेंट, संभावनाएं आप क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट भी, ये आपके स्थायी या परमानेंट नहीं है। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन ऑफ सर्कमस्टेंसेज, ये किससे प्रभावित होते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं भाई आपके। तो डिसीजन इंप्लीमेंट और नॉट इज टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेज, तो क्या करते हैं भाई, हमने इनको पूरा करने के लिए हमने क्या करना होगा, परिस्थितियों के अनुसार ही चलना होगा भाई। अब प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनका महत्व क्या है? सबसे पहले प्रोवाइड यूजफुल इनसाइड ऑफ द मैनेजर्स, प्रबंधकों के लिए क्या करते हैं, उपयोगी जो है वातावरण उनको प्रदान करते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं इनको, जिससे जो मैनेजर हैं वो क्या कर सके, अपने जो कार्य को अच्छी प्रकार से पूरा करवा सकें। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और प्रभावी जो प्रशासन है इनके द्वारा संभव होता है भाई। प्रत्येक संगठन में क्या होता है, फिजिकल जो भौतिक रूप से जो मटेरियल, मशीन, मनी है, और जो मनुष्य है, मैन पावर है, वो संसाधनों का प्रयोग होता है भाई आपका। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट पुट देम टू ऑप्टिमम, और प्रबंध क्या है, प्रबंध के बिना वो क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रबंध क्या करेगा, उनको अच्छी प्रकार से जो है यूज में ले आएंगे, और अवॉइड इज वेस्ट रिसोर्स, और संसाधनों को क्या होंगे, जो वेस्टेज नहीं होने देंगे भाई आपकी। उसके बाद है आपका साइंटिफिक डिसीजन भी। तो क्या होता है, ए साइंटिफिक डिसीजन मीन्स ए बैलेंस डिसीजन भी। तो वैज्ञानिक निर्णय का मतलब क्या है, आपका संतुलित निर्णय है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दे कैन साइंटिफिक बैलेंस भी। तो क्या करता है, प्रबंधकों को आवश्यक जो प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वो क्या हो सकें, वैज्ञानिक जो है संतुलन स्थापित कर सकें भाई।
मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट हुई। तो क्या होता है, इन मॉडर्न टाइम ओनली सच ए बिजनेस यूनिट कैन रिमेन अलाइव, डेवलप विद कैन फेस एंड रेपिडली चेंज इन्वायरमेंट हुई। आज के समय में केवल वही व्यावसायिक इकाई जीवित रह सकती है जो बदलते वातावरण के साथ अपने आप को बदल सके भाई। इन एवरी फील्ड द बिजनेस एक्टिविटी, चाहे प्रोडक्शन को चाहे मार्केटिंग व न्यू टेक्नोलॉजी आर एमर्जिंग टुडे हुई। हर क्षेत्र में आज, चाहे वो उत्पादन का क्षेत्र हुआ चाहे वो विपणन का क्षेत्र हुआ, एक नई तकनीक उभर के सामने आ रही है। ए मैनेजर हु हैज अंडरस्टैंड द चेंजिंग इन सिचुएशन वेल इन टाइम अलोन फेस कंपटीशन सक्सेसफुली हुई। एक ऐसा प्रबंधक है जो समय रहते स्थिति को समझ लेता है, बदलती हुई परिस्थिति को, और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो वो केवल वही सफल होता है भाई आपका। ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स। इससे क्या होता है, प्रबंधक सिद्धांतों से उस जो प्रबंधक होते हैं उसकी जो एफिशिएंसी कुशलता है वो बढ़ती है। एंड एनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या होता है वो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के योग्य बनता है। मोर एफिशिएंट मैनेजर कैन मेक गुड क्वालिटी भी, ज़्यादा जो कुशल मैनेजर होंगे वो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट पैदा करेंगे और समय पर पैदा करेंगे, रिजनेबल प्राइस होगी उनकी। उसके बाद है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च भी। तो क्या है, प्रबंध के जो प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान है भी आपका। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनकरेज द रिसर्च, ब्रिंग इन द मोर इन्वायरमेंट इन दैम भी। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांतों का ये भी लाभ है कि वो क्या करते हैं भाई, अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं भाई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद है आपका, अब जो सिद्धांत है हमारे, हेनरी फ्योल जो है प्रबंध का एक प्रशिक्षक, जो जन्मदाता माना जाता है सामान्य प्रबंध का। इन्होंने एक अपनी, ये फ्रांस के जो है विशेषज्ञ थे आपके, जर्नल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। इन्होंने प्रिंसिपल के जो 14 सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है। 1841 में इनका जन्म हुआ था, 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी आपकी। ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं इसके, देखिए कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं आपके। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क भी, कार्य का विभाजन। तो इन्होंने कहा है कि हमने कार्य को बांट देना चाहिए भाई, मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है उससे वही कार्य दिया जाना चाहिए भाई। इससे क्या होगा, उनको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे भाई, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसको वही कार्य देंगे, तो डेफिनेटली वो मन लगाए कार्य करेगा और परिणाम भी हमें अच्छे मिलेंगे भाई आपके। दूसरा है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, अधिकार और उत्तरदायित्व। फ्यूल के अनुसार क्या है भाई आपका, जब भी हम किसी को कोई कार्य देते हैं तो उसको उस कार्य करने के अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने सौंप देनी चाहिए भी आपकी, ताकि हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकें। अगर उसको अधिकार नहीं दिएंगे तो वो अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन हुई, अनुशासन। तो फेल के अनुसार क्या है, एक संगठन में जो रूल रेगुलेशन है उनका सख्ती से पालन होना चाहिए भी आपका, क्योंकि यदि रूल ही नहीं बनेंगे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं करेगा, कर्मचारी क्या करेंगे, लापरवाही बरतेंगे भाई आपकी। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड भाई। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है आदेश की एकता। फ्यूल ने क्या कहा है कि मतलब सभी को जो है एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए भाई। ये नहीं कि एक व्यक्ति कई बॉस हैं, एक कुछ आदेश देगा, दूसरा कुछ आदेश देगा, तीसरा कुछ आदेश देगा। तो उसके अनुसार क्या है, ऐसी दिशा में जो कर्मचारी हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे किसके आदेश का काम पालन करना है अभी पहले। ठीक है। तो फ्यूल ने कहा है कि एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए एक टीम पर, एक एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है। तो अच्छे प्रकार से कार्य होगा। देखिए यहाँ पे एक राइट अप्रोच है, एक रॉन्ग अप्रोच है। भाई राइट है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये एक बॉस है, इसके नीचे 3 काम करने वाले हैं भाई आपके। ठीक है। तो ये आसानी से किसको पता है मेरा बॉस ये, इसको पता है मेरा बॉस ये, इसका पता है मेरा बॉस ये है, तो ये जिम्मेवार है तीनों के तीनों, तो इसके आदेश का पालन करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 बॉस हैं आपके, मैनेजर्स हम इनको बोल सकते हैं। अब इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दे दिया, इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया, इसने इसको आदेश दिया। अब ये है, अब ये इसके आदेश को माने या इसके आदेश को माने, ये इसके आदेश को माने या इसके आदेश को माने, अब ये इसके आदेश को माने या इसके आदेश को माने, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएंगे तीनों भी आपकी। तो किसके आदेश का पालन करें, किसके का ना करें। तो राइट वे ये है कि एक सुपरवाइजर होना चाहिए एक सबॉर्डिनेट के ऊपर। उसके बाद है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर जो एक विशिष्ट कार्य है उसके लिए जो योजना बनाई जाती है वो केवल एक ही योजना बनाई जानी चाहिए भाई सभी कार्यों के लिए। मतलब एक ही विभाग से संबंधित जो सारे कार्य हैं उनके लिए क्या बनानी चाहिए, एक ही योजना बनाई जानी चाहिए और एक ही व्यक्ति के निर्देशन में वो होनी चाहिए भाई आपकी। तो यहाँ पे बताया गया, देखिए आपका द यूनिट ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर शुड बी वन हेड वन प्लान भाई, मतलब एक ही योजना बनाई जानी चाहिए एक ही व्यक्ति के द्वारा। एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सम सेम ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य के लिए जो ग्रुप की विभिन्न क्रियाएं हैं उनके लिए एक ही योजना बनानी चाहिए एक ही व्यक्ति के द्वारा भाई। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। अब इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट होता है आपका
कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी, मीनिंग आपने पता लग गया कि क्या होता है इसमें। एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन मैनेजर्स भी एट ए टाइम, शुड बी रिस्पॉन्सिबल एट द मैनेजर्स अलोन। इसमें क्या होता है देखिए, तो इसमें ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही सुबॉर्डिनेट जो अपना सुपरवाइजर है उससे आदेश मिलने चाहिए, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए। और यूनिट ऑफ डायरेक्शन में क्या आपका, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल एक्टिविटी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, जो विभिन्न क्रियाएं हैं एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो क्या होने चाहिए, वो कंप्लीट होने चाहिए एक ही व्यक्ति के सुपरविजन में, एक ही व्यक्ति की देखरेख में पूरी होनी चाहिए, और उन सब के लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए भी। एम ये क्या करता है, इट प्रिवेंट डुअल सुबॉर्डिनेशन भी, इसमें क्या होता है ये डुअल सुबॉर्डिनेशन को रोकता है भाई, मतलब इसमें एक व्यक्ति के ऊपर दो बॉस नहीं हो सकते भाई। इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ द वेरियस एक्टिविटी, ये क्या करता है, क्रियाओं के दोहराव को क्या करता है, रोकता है भाई आपका। इम्प्लीकेशंस, इट अफेक्ट द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ भी, ये क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को प्रभावित करता है, और इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन भी, ये क्या करता है, पूरे संगठन को प्रभावित करता है भाई। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट भी, इसमें क्या करना होता है कि व्यक्तिगत हित की बजाय सामान्य हितों को प्राथमिकता देनी है भाई हमने, मतलब एक तो हमारा खुद का फ़ायदा है और एक पूरी फर्म का फ़ायदा है, तो अपने फ़ायदे को छोड़कर हमने पूरी फर्म के फ़ायदे को सोचना है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी। इसके अनुसार क्या होता है, कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है वो निर्धारित कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक अच्छा होगा तो उनके मन में क्या होगा भाई, जो है वो बार बार संस्था को छोड़ने का विचार नहीं आएगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण भी आपका। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सुपरवाइजर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी, मतलब प्रभावी जो है केंद्रीकरण होना चाहिए आपका, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, और संपूर्ण क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए भाई आपका। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी एक्सप्लेन द बिजनेस भी, तो क्या होना चाहिए, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो नीतियाँ हैं उनकी, व्यवसाय की, उनकी व्याख्या करनी चाहिए भी आपकी। शुड रिमेन इन द नीड्स ऑफ हैंड्स ऑफ सुपीरियर भी, और उनको क्या होना चाहिए, उच्च जो अधिकारी हैं उनके हाथों में सौंप देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ग्रांट लिव टू एम्प्लॉइज शुड बी डेलेटेड टू सुबॉर्डिनेट, और जो मान लीजिए कच्चा माल खरीदना है या किसी कर्मचारी छुट्टी देनी है, ये क्या करना चाहिए, सुबॉर्डिनेट को हमने सौंप देना चाहिए आपका। स्केलर चेन होता है आपका, संपर्क श्रृंखला बोल सकते हैं आपको। इसका मतलब ये होता है भाई आपका, देखिए मतलब अधिकार और उत्तरदायित्व तो किस प्रकार से चलते हैं आपके। अब ये मान लीजिए आपका ये दे रखा है, इसको स्केलर चेन बोलते हैं आपका, इस साइड में और इस साइड में। ये जो ए है आपका, ये टॉप लेवल का मैनेजर है भाई, बी सी डी ई एफ और जी, एल एम एन ओ पी, ठीक है। क्यों क्या है आपके, ये बी और एल समान लेवल के हैं, ये आपके समान लेवल के, समान लेवल के, ये समान लेवल के भी। अब मान लीजिए एफ को क्या है भाई, एफ को कोई बात पी तक पहुंचानी है भाई, एफ को कोई बात पी तक पहुंचानी है, तो क्या करेगा एफ पहले अपने उस अधिकारी ई को देगा, ई के बाद डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, फिर ये क्या करेगा, एल को देगा, एल एम को देगा, एम एन को देगा, इसको, तब ये सूचना बी पी के पास पहुंचेगी भी। लेकिन इस कार्य में बहुत देरी हो सकती है और जो हमारे पास उचित अवसर है वो हाथ से निकल सकता है। तो क्या कहा है फेवल ने कि ये डायरेक्ट आपस में संपर्क भी कर सकते हैं, जो समान लेवल के जो कर्मचारी होते हैं आपस में संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसने अपने से उच्च अधिकारी, मतलब पी ने क्या कर, इसने क्या करना होगा अभी, एफ ने ई से परमिशन लेनी होगी, पी ने ओ से परमिशन लेनी होगी, अपने से उच्च अधिकारी से परमिशन लेके आपस में संपर्क कर सकती हैं भी। इसको गैंग प्लंग का भी नाम दिया गया है भाई आपका, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर भी, ऑर्डर का मतलब है आदेश भी। इसमें क्या गया है कि जो सामग्री होती है हमारी वो क्या, सारे संसाधनों के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए भी आपका, ठीक है। ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग इन एवरीथिंग इज द राइट प्लेस, मतलब एक जो वस्तुएं होती हैं वो उचित स्थान उनके लिए होना चाहिए, ताकि हमें आसानी से वो मिल सके अगले दिन भी। अगर हमारा उचित स्थान होगा कि हमने यहाँ पे रखनी है और वहीं पे हम रख के जाएंगे, अगले दिन आएंगे तो हमें वहीं मिलेंगी, ये नहीं कि हम कहीं भी उनको अस्त व्यस्त फैला दें और अगली सुबह आएँ कि हमें ढूंढनी पड़े वो न मिलें। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए भाई आपका। इक्विटी भी, इक्विटी होती है समानता भी। इसके अनुसार क्या होता है, मैनेजर शुड ट्रीट द सुबॉर्डिनेट देयर फेयरली एज पॉसिबल, दे डेवलप द फीलिंग डेडिकेशन देयर वर्क भी। इसके अनुसार क्या है कि जो मैनेजर्स को अपने सुबॉर्डिनेट के प्रति क्या होना चाहिए, बस समानता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनके कार्य करने की भावना को प्रेरित किया जा सके भी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी, कर्मचारियों की स्थिरता भी, कर्मचारियों की स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के मन में ये भय रहेगा कि उनकी सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं, तो मन लगाकर वो कार्य नहीं करेंगे भी। इनिशिएटिव होता है आपकी पहल क्षमता भी, कर्मचारियों को क्या है भाई, पहल करने के मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों में क्या होता है, बहुत सारा टैलेंट होता है भाई,
जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो टैलेंट को अपने शो नहीं कर पाएंगे, जिससे संगठन का लाभ नहीं उठा पाएगा भाई। नई जो प्रतिभा है, तो क्या करना चाहिए, हमने उनको पर्याप्त मौके देने चाहिए भाई। उसके बाद है स्प्रिट दी कॉप्स भी, सहयोग की भावना। तो हमने क्या करना चाहिए, पूरे संगठन में आपस में सहयोग बना के रखना होता है। हमने आई के स्थान पर क्या करना होता है, अभी वी शब्द का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आई में तो ईगो हो जाती है। तो हम मिलकर काम करेंगे, सभी एक ही जो उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए भी आपका। कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल के जो सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल ने पॉइंट आउट किया कि मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, नथिंग कैन बी सेड सेंस ऑफ फाइनलिटी भाई। तो प्रबंध का किससे संबंधित है, मानव व्यवहार से संबंधित है। इसके बारे में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। व्हाट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड एट व्हाट टाइम, कि किस समय कौन से सिद्धांत लागू किए जाएं, व्हाट सिचुएशन किस स्थिति में लागू किए जाएं, एंड व्हाट डिग्री और किस श्रेणी तक लागू किए जाएं। इट ऑल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, किस पर डिपेंड करता है ये, अनुभव पर, एफिशिएंसी कुशलता पर, और डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द मैनेजर्स। मतलब कौन सा सिद्धांत किस समय किस तिथि में और किस श्रेणी तक लागू किए जाएं, ये डिपेंड करता है आपका अनुभव पर, कुशलता पर, और प्रबंधक की निर्णय लेने की अक्षमता पर भाई आपका। ठीक है। द प्रिंसिपल एडवोकेटेड बाय फ्यूल हैव एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्यूल के अनुसार क्या होना चाहिए, प्रबंधक के जो सिद्धांत है वो लोचशील होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो 2.1 चैप्टर जिसकी हमने रिवीजन की है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।